हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 9। इस बार अपन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सब करने वाले हैं। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे जो पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस होते हैं वो तो अपन ने लेक्चर के बीच में ही कर लिए थे। तो उसके लिए तो तुम लोग मेरा जो वन शॉट वाला लेक्चर है वो पूरा देख लो, तो तुम्हें सारे के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो वन शॉट के अंदर क्लियर हो रखा है। उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अपन करने वाले। देखो एक्सरसाइज के कुछ 15-16 क्वेश्चन है, वो अपन को फटाफट कर देना है, ताकि एक बार तुम्हारा जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर है वो मैं कवर करवा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद तुम मुझे बताओ कि मुझे कौन सा अगला चैप्टर चालू करना चाहिए, कौन से अगले चैप्टर की मैं वीडियो लाऊं, ताकि तुम लोगों को बेनिफिट हो। जितने जब भी तुम्हारे एग्जाम आ रहे हो, हाफ ईयरली फाइनल, तो तुम मुझे जरूर कमेंट करके बताते रहना, तो मैं उस चैप्टर की प्रिपरेशन करता हूं। और तुम्हें पता है कि मैं मैथ्स और साइंस दोनों के वीडियो डालता हूं, तो तुम्हें मैथ्स वाले चैप्टर में भी डाउट है तो भी मुझे जल्दी बताना कि कौन सा चैप्टर सर आना चाहिए अभी, तो मैं वो जरूर कोशिश करूंगा कि उसको लेके आऊं। ठीक है, चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये वाला वीडियो एक फॉलोड अप पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आपको वन शॉट वाला लेक्चर देखना ही पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप ये वाला चैप्टर का इस वाले क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, तो आपको बच्चों दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा आपको। यहां पे अपन केवल क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको ये बताने नहीं बैठूंगा कि व्हाट वाज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो अब तुम सीधी सी बात है वन शॉट में कवर करो, फालतू में इस लेक्चर की लेंथ क्यों बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चलो फटाफट पढ़ते हैं। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, a table is moved across the floor at a constant velocity. How much is the frictional force exerted by the floor on table? हालांकि मैंने ये क्वेश्चन करवाया आई थिंक सो लेक्चर में, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या है। देखो ध्यान से देखो कि एक टेबल है, एक टेबल है, उसको एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, ठीक है ना, जैसे वर्टिकल तो ये होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा लेटा हुआ होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लगा रहा हूं मैं F नाम का। ठीक है, मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहा हूं। अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी जो मेरी वेलोसिटी है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है। मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है। और कांस्टेंट का मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, यानी मेरी वेलोसिटी सेम दे रखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिंग डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो मैं फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देता हूं। तो ये पूछ रहा है कि मैं कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होऊंगा। फ्लोर मतलब ये जो फ्लोर है वो टेबल पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अब तुम्हें पता है कि अपन पहले एक काम करते हैं, ये वाला फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। और F इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, V माइनस यू डिवाइड बाय टी। बोलो बात समझ में आ रही है। जिसमें v का मतलब क्या होता है, ये v होती है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी और u होती है तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। पर यहां पे एक कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि आपकी जितनी भी वेलोसिटी है वो सेम होने वाली है। तो सेम होने का मतलब क्या है कि यहां पे मेरा u और v दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब v और u आपस में बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं F इक्वल टू एम v माइनस यू। अब मैं u की जगह v ही लिख देता हूं, क्योंकि u और v दोनों सेम है, तो मैं u की जगह v लिख देता हूं, डिवाइड बाय t। तुम मुझे बताओ v माइनस v कितना हो जाएगा। सर कट के जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m जीरो बाय टी, और जीरो बाय टी खुद जीरो हो गया, और m इंटू जीरो खुद एक जीरो हो गया। यानी यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब अगर यही जीरो फोर्स लग रहा है तो इसके बाद ये जो अपोजिट फोर्स होगा वो भी तो जीरो ही लगेगा। अगर यहां से ही कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन क्या फोर्स लगाएगा अपना, तो ये फ्रिक्शन वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आ रही है तुम्हें, क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है। फ्रिक्शनलेस सरफेस क्या होता है कि ऐसा सरफेस जिसके पास कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होती है, यानी इसके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, चलो। For a ball moving on a smooth frictionless surface, choose the correct appropriate option that will make the following statement physically correct. अपन को करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो क्या है देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। If no net force is applied on the ball, the velocity of ball will remain same, increase or decrease. ध्यान से समझो ये पार्ट को, कि जैसे मान लो एक बॉल है,
अब इसके ऊपर मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं, सीधी सी बात है यहां पे फ्रिक्शन का फोर्स लगता ही है, और ये कह रहा है कि फ्रिक्शन का फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी फ्रिक्शन का फोर्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो बढ़िया है, मतलब यही मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब ये यहां पे ये कह रहा है कि मैं कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, पहली कंडीशन ही क्या दे रखी है कि मैं कोई भी नेट फोर्स लगा ही नहीं रहा। अब जब मैं यहां पे कोई फोर्स लगाऊंगा ही नहीं तो इसको सपना आएगा कि ये मूव करेगा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन पे है मोशन में रहेगा, कब तक, जब तक उसके पास कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। अब यहां पे भाई मैं कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा तो ये घंटा आगे चलेगा, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी क्या, कुछ ही नहीं होगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेम वेलोसिटी रहेगी। कौन सी रहेगी, सेम वेलोसिटी रहेगी। बोलो बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है? चले आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। ये कह रहा है इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल सेम इंक्रीज या डिक्रीज। यानी ये कह रहा है कि इस बार मैं काम करता हूं, ये बॉल में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो जो बॉल का मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी बॉल को इधर फोर्स लगाया और बॉल का मोशन भी इधर ही होगा। तो अब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉल जो रेस्ट पे थी वो मूव करने लगेगी, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो अब क्या होगा, मेरी बॉल की वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यानी अब ये कह रहा है कि आप बॉल पे फोर्स लगा रहे हो पर जो बॉल का मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं पर मोशन ही उल्टी तरफ हो रहा है तो सीधी सी बात है वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो वेलोसिटी बढ़ती, पर अब उल्टी उल्टी डायरेक्शन में है तो मैं क्या बोलूंगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है? क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने वन शॉट में भी करवाया था तो तुम्हें क्लियर हो गई, वन शॉट वीडियो देख लेना, उसके अंदर ये सारा क्लियर करवा रखा है मैंने। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स P एंड Q ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर शोन इन फिगर 6.36 है 6.36 ठीक है, दो ब्लॉक दे रखे, मेरे हिसाब से तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन ब्लॉक P, यानी इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ 4 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और द ब्लॉक पे वाइल ब्लॉक Q इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में तो ये ब्लॉक Q मूव कर रहा है तुम्हारा। तो तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ही अपन यहाँ पे कंक्लूजन निकालने बैठ जाते हैं कि इस तरफ तो भाई साहब आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही आपका 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं P के ऊपर, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं P के अंदर, तो 5 में से 4 कम कर दो, यानी कितना हो गया, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, यानी P के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों, 1 न्यूटन लग रहा होगा। उसी तरीके से Q की बात करते हैं। अब Q वाला तो खुद ही कह रहा है कि मैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा हूं, और मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जब भी मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जब भी मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तब तो मेरा फोर्स ही जीरो हो जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही यही था तुम्हारा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही ये था। यहां पे क्या था, देखो यहां पे क्या था, तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी अपन ने क्या v इक्वल टू यू करके m इसके फॉर्मूले में डाल के फोर्स जीरो निकाल दिया था, यहां अपन ने फोर्स जीरो निकाल दिया था। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तब तो तुम्हारा जीरो फोर्स ही आ रहा होता है। तो इसमें भी यही कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी Q पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, P पे फोर्स लग रहा होगा 1 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में, देखो इस वाली डायरेक्शन में, देखो ये वाला राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला साइड बड़ा फोर्स है ना, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा। चलो आप बताना, P एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स एंड Q डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ऑप्शन, खत्म। P डज नॉट, अब तो फालतू, अब P एक्सपीरियंस कर नहीं रहा, कि अब तो ये सभी गलत हो गया, पहला ऑप्शन है ठीक हो गया, तो सब सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा क्लियर आउट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, इजी था, कोई ज्यादा टफ है नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलो, while practicing for the snake boat race Vellum Kelly in Kerala 100 oarsmen are rowing a boat together. Out of these 95 rows backward to propel the boat forward. देखो ये बात मैंने तो इस वन शॉट में करवाया था वैसे, बट बाय मिस्टेक 5 oarsmen row in opposite direction. ध्यान से देखो, तुम्हें पता होगा कि जब भी अगर अपन को बोट को आगे चलाना है तो मेरे को बोट को रो पीछे की तरफ करना पड़ेगा, तो पानी मेरे पे आगे का फोर्स लगाएगा, तभी मेरी बोट आगे जाके चल जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या रहा है कि 100 ओर्समैन है, 100 ओर्समैन है, जिसके अंदर से 95 तो सही तरीके से, यानी 95 जो रो कर रहे हैं उससे बोट आगे जाएगी,
पर जो 5 है वो गलत तरीके से रो कर रहे हैं, तो उस चक्कर में बोट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगी। ठीक है, यानी इन 100 में से 95 लोग तो सही हैं और 5 लोग बेचारे गलत तरीके से बोट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, इफ ईच ओर्समैन अप्लाइज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्नेक बोट। देखो क्या कह रहा है, एक ओर्समैन जो फोर्स है वो लगा रहा है 200 न्यूटन का। यहां पे लिख दो कि वन ओर्समैन कितना का फोर्स लगा रहा है, कितने का फोर्स लगा रहा है, तुम्हें साफ पता चल रहा है कितने का, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है भाई। कितने का लगा रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर एक जना इतने का लगा रहा है तो 95 लोग कितने का लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो 95 ओर्समैन होंगे वो कितने का फोर्स लगा रहे होंगे, वो साफ लगा रहे होंगे क्या, 95 इंटू 200 फोर्स, 95 इंटू 200 न्यूटन का। यानी 95 को 200 से करोगे तो कितना आएगा, 19,000 न्यूटन आ जाएगा। ये जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने ये करवा रखा है वन शॉट के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है 5 लोग उल्टी डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहे हैं, यानी 5 ओर्समैन उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उनका भी फोर्स कैलकुलेट कर लो। तो उनका फोर्स कितना आएगा, उनका फोर्स कितना आएगा भाई, एक का 200 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 200 यानी 1000 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो 95 लोग हैं वो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं यानी सीधी डायरेक्शन पे। ठीक है, पर जो 5 लोग हैं वो थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जो कि कितना हो गया, 1000 न्यूटन। तो तुम मुझे बताओ जरा नेट फोर्स कितना निकल के आएगा। सीधी सी बात है, नेट फोर्स माइनस करके ही आएगा, और नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 19,000 न्यूटन माइनस 1000 न्यूटन, यानी कितना हो गया, 18,000 न्यूटन। भाई इसलिए जल्दी करवाइए क्वेश्चन क्योंकि मैंने वन शॉट के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन करा है। अगर तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही तो वन शॉट का लेक्चर देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं होप करता हूं कि तुम वो लेक्चर देख के ही ये लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अगला पार्ट देखते हैं। When a net force acts on an object, अब ये वाले क्वेश्चन अलग है, देखो। When a net force acts on an object, we observe that object accelerates। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो जैसे मान लो कि यहां मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हें पता है कि अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ से कोई फोर्स लगा दूं, ठीक है, ये मेरा फोर्स है। अगर मान लो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फोर्स तुम्हारा फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, तो यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन भी रहेगा। पर अगर मान लो कि मैं ये वाला फोर्स थोड़ा बढ़ा दूं तो अब मेरा कुछ नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी अब मेरा फोर्स जीरो नहीं रहेगा। तो ये यही बोल रहा है कि यहां पे मैंने एक नेट फोर्स लगा रखा है। तो हम क्या देख सकते हैं, we observe that object accelerates opposite to the direction of force with acceleration proportion to the force acting on the object। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मैंने एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट ले रखा है, इस पे मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, मैं अपनी तरफ से लगाता हूं, और मान लो 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। और अगर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन तो वो मोशन ही करता रहेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। पर अगर मान लो कि मैं 5 न्यूटन की जगह अब यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो अब यहां पे 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है। तो मुझे बताओ जरा नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 10 में से 5 यानी 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। और मेरा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, भाई सीधी सी बात है, यहां फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना, यानी जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी आगे जाके। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उस ही डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो अब पहला तो ये कह रहा है अपोजिट जो एक्सेलरेशन होगी, ये कह रहा है ऑपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गलत हो गया, ये बात सही है। एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगा विथ एक्सेलरेशन इनवर्सली टू द फोर्स के प्रोपोर्शन में। अब ध्यान से एक बात देखो, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है F इक्वल टू एम ए, यहां पे लिख देता हूं मैं F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी ये जो अब जब मेरा एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मेरा फोर्स भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, जो भी चीज इक्वल टू के सामने लिखी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो चीज नीचे लिखी हुई होती है ना, जैसे अगर मान लो डिवाइड बाय टाइम लिखा होता तो वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता, पर यहां पे ऊपर ही लिखा हुआ है तो फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी मेरा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। थर्ड इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन कह रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं है एक्सेलरेशन, डायरेक्टली में प्रोपोर्शन में। बोलो बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है, क्लियर है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चल छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। छठा वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर गिवन इन द फिगर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए है, वो मोशन कर रहा है, तो उसका ग्राफ हमको ऐसा दे रखा है। ठीक है, चलो द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन आर गिवन। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका ग्राफ ये है, बी ऑब्जेक्ट का ये है, सी ऑब्जेक्ट का ये है, और डी ऑब्जेक्ट का तुम्हारा ये दे रखा है। ठीक है, चलो आगे। और नेट फोर्स किस पे एक्ट कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट ए बी सी डी, यानी फोर्स किस पे एक्ट कर रहा होगा, तो अपन को ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। पहला वाला ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही बात होती है। अब ये तुम्हें कहां रिवाइज करना पड़ेगा? मोशन वाले चैप्टर में रिवाइज करना पड़ेगा। याद करो, मोशन का 5th पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि ग्राफ के मतलब कैसे होते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि ये मेरा पोजीशन है, पोजीशन बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है। पोजीशन बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है। और यहां पे तुम्हारा टाइम है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यह बोलूं कि मेरा ग्राफ इस तरीके से है, यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इस ग्राफ को मैं क्या नाम देता था? याद करो, ये ग्राफ मेरा बनता था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनता था, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड का। अब हमको वेलोसिटी ही डिस्कस करनी है यहां पे। तो ये मेरा ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बन जाता था। यानी जब भी मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो मेरा ग्राफ किसका बनेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनेगा। अब ये कैसे पता चला तुम्हें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बच्चों? उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा मोशन का 5th पार्ट। ठीक है, मेरे इसी लेक्चर के अंदर तुम देख लेना मोशन का पार्ट 5 लेक्चर। ठीक है, उसके अंदर पार्ट 5 लेक्चर, यहां पार्ट 5 लेक्चर, उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि इनके ग्राफ का मतलब कैसा होता है। बट अभी के लिए तुम्हें अगर देख रखा है तो तुम इतना समझ लो कि जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही होती है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तुम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, या फिर m इंटू v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब v और u दोनों सेम है, और जब v और u दोनों सेम होते हैं तो ये मेरा फोर्स जीरो के बराबर, v माइनस यू जीरो हो गया ना। तो जब मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो मेरा फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा। तो अब आओ इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। देखो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे नेट फोर्स लग रहा होगा क्या बच्चों? यहां पे नेट फोर्स लग रहा होगा कि यार कैसे लगेगा? यहां पे नेट फोर्स लग ही नहीं होगा। तो जो भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं वहां पे नेट फोर्स नहीं लगेगा। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये है और एक ये भी है। देखो यहां पे भी भले उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बात नहीं, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होता है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होता है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रहेगी। तो यहां पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहां पे भी फोर्स जीरो, इधर भी फोर्स जीरो। अब ये सेकंड वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाला ग्राफ एक कांस्टेंट ग्राफ बना रखा है। अब उसका मतलब समझते हैं कि ये क्या होता है, ध्यान से देखो। सेकंड वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ये ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मैं एक बार मार्क कर लेता हूं कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है और ये मेरा टाइम है। तो अब इस ग्राफ का मतलब क्या होता है बेटा? इस ग्राफ का मतलब ये होता है कि आप टाइम के साथ आप टाइम चेंज करते रह रहे हो, पर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो पा रहा है। यानी आप टाइम बढ़ा रहे हो, जैसे 1 2 3 4, आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, पर आपकी डिस्टेंस सेम ही रहती है। तो यानी ये सिचुएशन कब आती है? जब मेरा टाइम बढ़ता जाए और ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा हो, यानी डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा हो। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट किस पे है? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्यों रेस्ट पे? क्यों है भाई रेस्ट पे? इसलिए है बच्चों क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा टाइम के अकॉर्डिंग, एक टाइम पे उसकी पोजीशन सेम ही है। तो इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब तुम मुझे खुद बताओ, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? जीरो हो जाती है। यानी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो वेलोसिटी जीरो। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, यानी यू और वी दोनों जीरो हो जाएंगे। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है? F इक्वल टू एम इंटू ए। तो F इक्वल टू एम, ए की जगह v माइनस यू अपॉन टी डाल दो। अब v भी जीरो, देखो v भी जीरो हो गया, u भी जीरो हो गया, डिवाइड बाय t इंटू m करना होगा। जीरो माइनस जीरो तो फिर ये जीरो आ गया, यानी फोर्स भी कितना आ जाएगा? जीरो। यानी जब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी होगा तब भी मेरा फोर्स जीरो ही लग रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे भी मेरा फोर्स जीरो ही होगा।
यहां पे भी मेरा फोर्स 0 ही होगा। अब याद करो ये वाला ग्राफ किसका बनता है, मैंने तुम्हें बताया था ये वाला जो ग्राफ है वो बनता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। याद आ रहा है क्या, मोशन का पार्ट 5 लेक्चर में पढ़ा रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कर्व लाइन होती है। अब अगर इसकी ग्राफ कर्व लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, और वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, F इक्वल टू एम v माइनस यू अपॉन टी। यानी वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है, इस बार सेम नहीं है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही होगी, यानी फोर्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, यानी सी ऑप्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, पानी पी लूं 1 मिनट को, ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चल रहा है ना भाई रिकॉर्डिंग ना, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ध्यान से। A sailor jumps out a sailor jumps out from a small boat to the shore in figure, यानी एक आदमी यहां से कूद के यहां जा रहा है, ठीक है। As the sailor jumps forward, will the boat move? If yes, in which direction? यार ये तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये तो साफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मैंने पढ़ा रखा है इसके अंदर तुम्हें, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था कि ये जो सेलर होगा ये बोट को पीछे की तरफ धक्का मारेगा तो बोट इसको आगे की तरफ धक्का मारेगी और ये आगे चला जाएगा। तो इसने बोट को किस तरफ धक्का मारा है, पीछे की तरफ धक्का मारा, तो बोट की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की वो किस तरफ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, बोट विल मूव in backward direction, boat will move in backward direction according to Newton's third law of motion। बोलो बात समझ आ रही है, समझ में आ रही है, आराम से मैंने देख लेना, मैंने बिल्कुल करवा रखा है इसका। देखो, ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट a landing mat or a sand bed is placed for the athlete to fall upon, explain the reason behind it। यानी जैसे ये जब एथलीट परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे नीचे या तो कुशन रखा होगा या फिर एक मिट्टी रखी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगता है, जो कि क्या कहता है कि अगर जब भी कोई एक एथलीट गिरेगा उसके ऊपर तो उसका बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा उस पर। तो हम क्या करते हैं, अगर सैंड लगा देंगे तो उसका टाइम इंक्रीज कर देंगे। अब याद देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम वी माइनस यू अपॉन में टी था। तो अगर आप टाइम इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स कम लगेगा। तो इसका मतलब अब यहां पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से देखो, ठीक है। द फोर्स विल डिक्रीज when we increase the time period, when we increase the time period, यानी ये इसको बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है फोर्स कम ही होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। when we increase the time period, by doing this athlete force on mat will decrease, athlete force on mat will decrease and it hurts less, and it hurts less। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चल आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, A hand cart loaded with vegetables collides with an identical but empty hand cart। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है। A hand cart loaded with the vegetable, यानी ठेला होता है ना ठेला, तो ये कह रहा है कि a hand cart loaded with vegetable, यानी ऐसा एक हैंड कार्ट है जो वेजिटेबल से, जिसमें सब्जियां हैं। कोलाइड्स मतलब भिड़ना, विथ एन आइडेंटिकल, यानी उसकी जैसा ही आइडेंटिकल हैंड कार्ट, बट एन एम्प्टी हैंड कार्ट, यानी एक ठेला है जिसमें सब्जियां हैं, वो भिड़ रहा है एक ऐसे ठेले से जिसमें सब्जियां नहीं है। ड्यूरिंग दिस कोलिशन, अब तुम्हें बताना है पॉइंट, द लोडेड कार्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ट, द एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द लोडेड कार्ट। देखो ये अपन तो बाद में देखेंगे, पहले इधर से देख लो। मान लो ये एक कार्ट है, जो ये लोडेड कार्ट है, यहाँ पे वेजिटेबल्स पड़ी हुई है, ये लोडेड कार्ट, ये टक्कर मार रहा है एक एम्प्टी कार्ट को,
ये टक्कर काट रहा है एक एम्प्टी काट, यानी ये दोनों आपस में टक्कर काट रहे हैं। अब याद करो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या कहता है कि जब भी दो बॉडीज होंगी और जब वो आपस में फोर्स लगाएंगी, यानी ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पे एक और फोर्स लगाएगी, यानी इसको F1 F2 का नाम दे दो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 बराबर F2, यानी दोनों बॉडी आपस में बराबर का फोर्स लगा रही होंगी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। यही सही ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बात खत्म। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और कुछ भी नहीं है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, चलो 9th वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब आते हैं 10th वाले क्वेश्चन पे। आओ 10th वाला क्वेश्चन देखो, द एक्सेलरेशन मास ग्राफ, भाई ग्राफ ही अलग है इस बार, एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है। ठीक है, फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास इज प्लॉटेड, प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ। यानी मेरे को फोर्स मास ग्राफ देखो, तुम्हें दे रखा है एक्सेलरेशन और मास का ग्राफ, और तुम्हें बनाना किसका है, तुम्हें फोर्स और मास का ग्राफ खुद बनाना है। तो यानी तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है, तुम्हें बनाना है किसका भाई, फोर्स वर्सेस मास का ग्राफ। तुम्हें फोर्स और मास का ग्राफ खुद बनाना पड़ेगा। किससे बनाना पड़ेगा, इस ग्राफ को देख के, और ये ग्राफ खुद किसका दे रखा है, एक्सेलरेशन और मास का ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए तुम्हें। अब पढ़ोगे कैसे, ध्यान से देखो। देखो ये वाला देखो, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट तो मतलब क्या, ग्राफ दे रखा है। जैसे मान लो कि यहां पे 1, ये नीचे इस एक्स एक्सिस पे मास है और इस वाई एक्सिस पे तुम्हारी एक्सेलरेशन दे रखी है। तो जब मेरा मास 1 किलो है तब मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो इस 1 किलो पे ये वाला पॉइंट दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझ लो, यहां पे एक बात समझ लो कि जब मेरा मास 1 kg है, जब मेरा मास 1 kg है तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी है जरा बताना। देखो 1 किलो पे एक्सेलरेशन 10 पे पहुंच रही है, यानी जब मेरा मास 1 किलो है तब मेरी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगला पॉइंट देखो, देखो जब मेरा मास 2 किलो है तो मेरी एक्सेलरेशन जस्ट इसके सीधे आओ, जस्ट इसके सीधे ये देखो, ये रहा ये वाला पॉइंट। तो जब मेरा मास 2 किलो है तो मेरी एक्सेलरेशन इतनी ये रही, तो मेरी एक्सेलरेशन ये 5 के बराबर है। तो इसका मतलब अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि जब मेरा मास 2 किलो है, जब मेरा मास 2 किलो है तो मेरी एक्सेलरेशन अब कितनी है, एक्सेलरेशन मेरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। जब मेरा, अब ये हटाओ उसको, जब मेरा मास 3 किलो है तब मेरी एक्सेलरेशन कुछ यहां आ रही है, ये वाले पॉइंट पे आ रही है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो इस वाले पॉइंट पे आ रही है। तो जब मेरा मास 3 किलो होगा तो मेरी एक्सेलरेशन कुछ इस पॉइंट पे आ रही है। तो अब ये किस पॉइंट पे आ रही होगी भाई, देखो देखो 2.5 से 5 के जस्ट बीच में लाया कर रहा है कोई पॉइंट, 2.5 से 5 के जस्ट बीच में कोई पॉइंट लाया कर रहा है, यानी कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, यहां कुछ लाया कर रहा होगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कितना होगा तुम मुझे बताओ। जब मास 3 किलो है, जब मास मेरा 3 किलो है तो मेरा ये जो एक्सेलरेशन है ये थोड़ा सा 3 से तो बड़ा ही दिख रहा है मेरे को। मेरे हिसाब से मेरे को 3.5 नजर आ रहा है बच्चों। अगर तुम ग्राफ को थोड़ा जूम करके देखोगे तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 3 है या 3.5 है। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा 3 से बड़ा है। देखो ये मेरे को थोड़ा सा 3 से बड़ा दिख रहा है, ये 3 से थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, यानी 3 से हल्का सा बड़ा है। अब ये इसको मैं क्या मानूं यार, 3 से बड़ा मान लो तुम, तो ग्रेटर देन 3 मान लेता हूं, ये कर लेता हूं। मेरे को अब एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा, बस 3 से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी मान लेता हूं, 3.5 मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं 4 किलो का जब मास मेरा, तो जब मेरा मास मान लो 4 kg है, देखो 4 kg मास मेरा ये रहा, तो 4 kg मास में, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन साफ दिख रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी 2.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन साफ दिख रही है कि जब मेरा मास 4 किलो है, जब मेरा मास 4 किलो है तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और जब मेरा मास 5 किलो है, तो इस पे आ जाओ, ये मेरा मास 5 किलो यहां पे रहा, तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, देखो 2.5 से थोड़ी सी छोटी है, यानी 2 के बराबर लग रही है। ठीक है, 2 के बराबर लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा मास 5 किलो है, यानी जब मेरा मास 5 किलो है तो मेरे को मेरी एक्सेलरेशन
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। भाई ये देखो कुछ भी नहीं है, ग्राफ स्टडी करना है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, थोड़ा सा अजीब डायग्राम दिखेगा, तो अपनी बुक खोल के बैठना तो तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेशन और मास ग्राफ को अपन ने ऐसे पढ़ लिया, एक एक पॉइंट पे देखा मास की एक्सेलरेशन की क्या क्या वैल्यू लाए कर रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब मेरे को फोर्स और मास का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, तुम खुद फोर्स निकालो। यहां पे फोर्स निकालना पड़ेगा तुम्हें सबका। देखो मास और एक्सेलरेशन दे रखा है, तुम्हें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू M इंटू ए होता है। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, ये पहला वाला जो केस है, इसके अंदर कितना निकले के आएगा फोर्स? देखो फोर्स M कितना है तुम्हारा 1 और एक्सेलरेशन है तुम्हारी 10, यानी फोर्स कितनी आ गई बच्चों? 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले के अंदर निकाल लो, अब एक बार इस वाले के अंदर भी निकाल लो। यहां कितना आएगा? फोर्स M A के बराबर होगा। M कितना है? 2, एक्सेलरेशन है 5, यानी फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? 10 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, सही है। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, फोर्स है, देखो फोर्स कैसे निकलेगा? मास है तुम्हारा 3 और एक्सेलरेशन है तुम्हारा 3.5। अब यार ये 3 इंटू 3.5 ऐसा कुछ भी होगा, तो 3 इंटू 3 करूंगा 9, यानी 9 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 10 ही मान लो, लगभग 10 मान लो कि ये फोर्स कितना होगा यहाँ पे? 10 ही होगा, लगभग 10 मान लो, क्योंकि यार ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फोर्स कितना हो गया? 10 हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे कितना आएगा फोर्स? देखो यहाँ पे मास है 4, यहाँ पे मास कितना है? 4। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, मास है 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2.5। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, सिंपल है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा फोर्स, यानी फोर्स कितना आ गया इधर भी? 10 न्यूटन के बराबर आ गया। उसी तरीके से इस पे भी निकाल दो, यहां पे कितना आएगा? मास है 5 इंटू एक्सेलरेशन है 2, यानी कितना? 10 न्यूटन के बराबर। यानी तुम एक चीज नोटिस करो कि सबके अंदर 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सबके अंदर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? सबके अंदर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं, अब एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाओगे? चलो ग्राफ प्रॉपर बनाते हैं इस बार अपन। ठीक है, एकदम लाइन वाइन खींच के प्रॉपर बना दे ताकि तुम्हें फील आए एकदम बिल्कुल। चल देखो भाई, ग्राफ बनाते हैं भाई तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे? चलो ये ये ग्राफ बना ऐसे। चलो ध्यान से देखो भाई, अब इसके अंदर ध्यान से देखो, यहां y एक्सिस पे मेरे को फोर्स, देखो बोल रहा है तुम्हें फोर्स वर्सेस मास का ग्राफ, यानी फोर्स पहले आएगा और मास नीचे आएगा, मास नीचे आएगा। अब मास कितना कितना था? ध्यान से देखो, मास कितना कितना था? मास एक बार तो 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है और 5 किलो है, यानी 5-5 केजी के मास ले रखा है मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे बनाओगे? यहां पे 1 केजी लिख दो, यहां पे 1 किलो लिख दो, यहां 2 किलो, ये 3 किलो, ये 4 किलो और ये 5 किलो। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूं, एक बार लिख भी लेते हैं आराम से कि ये फोर्स, ये मास 1 केजी है, ये मास 2 केजी है बच्चों, ये मास 3 केजी है और ये मास 4 केजी है और ये मास 5 केजी है। अब फोर्स लिखना है, अब फोर्स का बना दो। अब फोर्स कैसे बनेगा भाई? फोर्स कैसे बनेगा? देखो ये तो 0 हो गया, यहां पे 2 बनाते हैं, या ये 2 नहीं तो 5 का गैप दे दो, यहां 5 बना दो, यहां 10 न्यूटन बना दो। ठीक है, फोर्स न्यूटन में रहेगी। चलो अब कैलकुलेट करना सीखते हैं भाई। ठीक है, अब कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो जब मेरा मास 1 किलो था, तब दिमाग लगाओ मेरा फोर्स कितना था। देखो जब मेरा मास 1 किलो था, जब मेरा मास 1 किलो था तो मेरा फोर्स 10 न्यूटन है। देखो 1 किलो मास पे 10 न्यूटन फोर्स, तो 1 किलो मास पे 10 न्यूटन फोर्स, ये पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है, जब मेरा मास 2 किलो था तो मेरा फोर्स 10 न्यूटन था, तो जब मेरा मास 2 किलो है तो मेरा फोर्स 10 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से जब मेरा मास 3 किलो था तब भी हमने माना कि हमारा फोर्स 10 किलो के बराबर 10 न्यूटन के बराबर ही है, तो 3 किलो मास में फोर्स लगभग 10 न्यूटन के बराबर ही आ गया। 4 केजी मास में भी देखा था अपन ने, 4 केजी मास में भी मेरा फोर्स 10 न्यूटन ही था, तो यानी 4 किलो मास में भी मेरा फोर्स 10 न्यूटन ही था और 5 किलो मास में भी मेरा फोर्स 10 न्यूटन ही था। अब कुछ मत करो, इस पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर लो और जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया किसका? फोर्स वर्सेस मास का। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया किसका? फोर्स वर्सेस मास का। बोलो बात समझ आ रही है क्या? क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है 11th क्वेश्चन। हाउ पढ़ना शुरू करते हैं, फटाफट हो जाएंगे, जो ज्यादा टफ है नहीं एनसीईआरटी ये क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, ठीक है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ।
ठीक है, अब ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है अपना। याद करो, मैंने तुम्हें हमेशा एक चीज बताई थी कि अगर मेरे को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और मान लो कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ रखा है, तो ये तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप आती है वो स्लोप मुझे क्या बताती है, वो स्लोप मुझे एक्सेलरेशन बताती है बच्चों, वो स्लोप मुझे एक्सेलरेशन बताती है। क्लियर? अब स्लोप कैलकुलेट कैसे करते थे, याद करो, स्लोप करने का कैलकुलेट का तरीका था y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और y2 मतलब फाइनल y का पॉइंट, y1 यानी फाइनल y का पॉइंट। ठीक है, तो अब ये सब देखो, ये सारी चीजें कैसे क्लियर होंगी, जब तुम मोशन वाला चैप्टर ढंग से पढ़ के आ रखोगे तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे स्लोप निकालने बैठते हैं, तो अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो यानी एक तरीके से मैं एक्सेलरेशन भी निकाल चुका हूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे मैं स्लोप कैलकुलेट करने बैठूं तो मेरे को इसकी स्लोप करनी है, तो स्लोप करने के लिए पहली चीज होती है कि आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। तो ये देखो, यहां से मेरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो मेरा इनिशियल पॉइंट, तो आई हो गया, और ये वाला ग्राफ मेरा यहां रुक रहा है, तो ये मेरा हो गया फाइनल पॉइंट यानी एफ हो गया। ठीक है, तो अब मुझे देखो, अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये y2 का मतलब है कि फाइनल वाले पॉइंट की y का एक्सिस, 2 मतलब फाइनल है, 1 मतलब इनिशियल है। ठीक है, तो y2 का मतलब क्या हो गया, फाइनल वाले पॉइंट पे y का कितना है, तो देखो फाइनल वाला पॉइंट उस पे y कितना है बच्चों, 30 के बराबर है, तो फाइनल वाले पॉइंट पे y 30 के बराबर है, माइनस y1 यानी इनिशियल वाले y, इनिशियल वाले पॉइंट पे y कितना है, तो इनिशियल वाले पॉइंट पे y मेरा 10 के बराबर है, इनिशियल पॉइंट पे मेरा y 10 के बराबर है, डिवाइड बाय x2 यानी फाइनल वाले पॉइंट पे x किसके बराबर है, तो फाइनल वाले पॉइंट पे x ये रहा 8 के बराबर। ठीक है, 8 देखो नीचे आ रहा है ना, जस्ट 8, तो फाइनल वाले पॉइंट पे x 8 है, माइनस x1 यानी इनिशियल वाले पॉइंट पे x कितना है, तो इनिशियल वाले पॉइंट पे x यार 0 के बराबर ही है, तो इनिशियल वाले पॉइंट पे x मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, इनिशियल वाले पॉइंट पे x मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से स्लोप निकालने बैठो, 30 में से 10 कम कर दोगे तो बच्चों 20 आएगा, डिवाइड बाय 8 में से 0 कम कर दो 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कर दो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 एक्सेलरेशन आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, यानी मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। मैंने कैसे निकाली, इस ग्राफ के थ्रू निकाली, इस ग्राफ के थ्रू निकाली। अब मुझे निकालना क्या एक्चुअल में बच्चों, मेरे को फोर्स निकालना है, और फोर्स का फॉर्मूला तो तुम्हें सिंपल पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मेरे को मास यहाँ पे 10 केजी दे रखा है तो 10 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक्सेलरेशन 2.5 से, कुछ नहीं करना, यानी 10 को मल्टीप्लाई करना है, इस 2.5 में से पॉइंट हटा दो तो ये बन जाएगा 25/10, ये 10 और 10 कट, यानी मेरा फोर्स 25 न्यूटन के बराबर आ गया, मेरा फोर्स 25 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, आगे चलते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, चलो 12th वाला क्वेश्चन देते हैं, शायद से ये नहीं कराया ना मैंने, देखो 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड enters a heavy stationary wooden block and stops after penetrating a distance of 50 सेंटीमीटर। अरे बाप रे बाप, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। देखो समझो पहले क्वेश्चन को कि तुम्हें एक बुलेट दे रखी है, ठीक है, तो एक तुम्हें बुलेट दे रखी है, ठीक है, उसका मास तुम्हें दे रखा है कितना, उसका मास तुम्हें दे रखा है कितना बेटा, 50 ग्राम, उसका मास दे रखा है तुम्हें 50 ग्राम, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर सेकंड, यानी मेरे को कुछ वेलोसिटी दे रखी है। अब वेलोसिटी या तो v भी हो सकती है या u भी हो सकती है, तो मुझे पता नहीं है ये कौन सी वेलोसिटी है, तो मैं समझ मान नहीं सकता अभी कुछ भी, तो इसको होल्ड पे रखो एक बार के लिए। एंटर्स अ हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, यानी मैंने गोली चलाई, वो एक ये इसमें मैंने गोली फायर करी, देखो ये मैंने गोली फायर करी, गोली लग नहीं रही है, गोली 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 इस तरीके से बनेगी, देखो ये मैंने गोली फायर करी, वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के अंदर गई, तो हो क्या रहा है, जैसे ही वो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के अंदर गई है एंड स्टॉप्स आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी इसने क्या किया, जैसे ही गोली गई तो ये वुडन ब्लॉक के अंदर एक छेद कर दिया इसने, यहाँ पे एक छेद कर दिया, देखो कैसे होगा, यहाँ पे एक छेद हो जाएगा, ये ऐसा छेद करके ये देखो ऐसा पेनिट्रेट कर गई इसका मतलब, और ये जो पेनिट्रेट करी है, ये जो पेनिट्रेट करी है इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर का, यानी जो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन में एस से रिप्रेजेंट करते थे, तो यानी एस कितना दे दिया तुम्हें, 50 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि 100 मीटर पर सेकंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों या फाइनल वेलोसिटी है, कैसे क्लियर करोगे, दिमाग लगाओ। देखो बुलेट चली, सीधी बंदूक गई और इस वुडन ब्लॉक पे आके रुक गई, यानी फाइनल डेस्टिनेशन पे तो आके ये रुक गई है,
अगर फाइनल डेस्टिनेशन पे रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो जो मतलब ये वेलोसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी होगी? वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी, जो कि कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। पर इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी गड़बड़ी है। कैसे गड़बड़ी? क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन पे नहीं है, ये मास 50 ग्राम, मैंने बताया मास ग्राम में नहीं किलोग्राम में होना चाहिए। और जब भी ग्राम्स को किलोग्राम में करोगे तो यानी तुम्हें 50 को डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों 1000 से। ठीक है, तो ये अपने आप केजी के अंदर आ जाएगा। तो कर लो, ये कटा ये कटा, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। यानी एक तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कि ये 50 ग्राम को मैं 1/20 किलोग्राम लिख देता हूं। 1/20 किलोग्राम, मास किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी तुम्हें सेंटीमीटर में दे रखी है। इस सेंटीमीटर को भी तुम्हें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो तुम्हें 50 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 100 से। और 50 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा। यानी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? हाफ मीटर, यानी 0.5 मीटर हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में सही गिवन है बिल्कुल। ठीक है, तो तुम्हें लगाना है एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। ठीक है, तो अपन को फोर्स निकालना है एक तरीके से। ठीक है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ये तो बात तुम्हें पता है। तो अब मेरे को ए निकालना पड़ेगा पहले। अब ए कैसे निकालोगे? तुम्हें ये सब चीजें गिवन है, तुम्हें V दे दिया, तुम्हें U भी दे दिया, तुम्हें S दे दिया, बस खत्म। निकालो, कोई इक्वेशन यूज करो उसकी। कौन सी इक्वेशन? मान लो मैं ये वाली करता हूं, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इस इक्वेशन से निकालो। देखो V तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस U कितना है तुम्हारा? इनिशियल वेलोसिटी थी तुम्हारी 100, तो तुम्हें 100 का करना पड़ेगा स्क्वायर बच्चों, यानी 100 का स्क्वायर करो, इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन मेरे को पता नहीं, वही निकालनी है। और डिस्टेंस s कितना दे रखा है मेरे को? 1/2 दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है मेरे को 1/2। तो 1/2, 2 से तो 2 कट गया, यानी मेरा माइनस का 100 का स्क्वायर आ गया। अब माइनस 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो मेरी आ गई बच्चों क्या? एक्सेलरेशन। ये मेरी क्या आ गई? एक्सेलरेशन। अब मेरे को क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो मैं आराम से फोर्स निकाल लेता हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू, अरे यार क्या है, चल जाना, m इंटू ए। तो मास कितना दे रखा था? मास तुम्हें दे रखा था 1/20 मेरे हिसाब से ना, 1/20 था मास, 1/20 था। ठीक है, और एक्सेलरेशन है ये 10,000 माइनस की, तो ये दे रखा है, माइनस इधर ही लगा दो भले। और ये दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, अब काम करो, एक जीरो से एक जीरो काटो, ये 2 5 जा 10, 0 0। यानी जो तुम्हारा फोर्स आ रहा है वो कितने का आ रहा है? माइनस का 500 न्यूटन निकल के आ रहा है। कितने का आ रहा है? माइनस का 500 न्यूटन निकल के आ रहा है। पर अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट, अज्यूम दैट द बुलेट अंडर, बाढ़ में गया ये वाला ब्रैकेट तो गया। तुम्हें तो ये निकालना है स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। देखो, अभी तक जो भी तुम कैलकुलेट कर रहे थे, ये एक्सेलरेशन, ये मास, ये तुमने फोर्स किसका निकाला? देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें हैं बच्चों यहाँ पे। एक तो बुलेट है, देखो यहाँ पे एक तो बुलेट है बच्चों, और एक है तुम्हारा वुडन ब्लॉक, और एक है तुम्हारा वुडन ब्लॉक। अब तुम ये जो इतना करकट कर रहे थे, F इक्वल टू एम इंटू ए, ये सब तुमने किसका निकाला है भाई? मास तुमने बुलेट का ले रखा है, वुडन ब्लॉक का तो था नहीं है। तो तुमने जो भी फोर्स निकाला ना बच्चों अभी, वो तुमने इस बुलेट का निकाला है अभी तक। पर तुम्हें फोर्स निकालना किसका है? तुम्हें फोर्स निकालना है वुडन ब्लॉक का। यानी ये वुडन ब्लॉक इस बुलेट पे कितना फोर्स लगा होगा। तुमने अभी क्या निकाला है? तुमने ये निकाला है अभी कि ये बुलेट वुडन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही होगी, ये तुमने निकाल के दे दिया। अब तुम्हें निकालना था कि ये वुडन ब्लॉक इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाएगी, और वो कैसे निकालोगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब भी दो बॉडी होती हैं वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही होती है। यानी अगर ये इस पे -500 का लगा रहा है तो ये भी इस पे 500 का लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जो मेरा वुडन ब्लॉक होगा, देखो देखो देखो, फोर्स अप्लाइड बाय वुडन ब्लॉक, फोर्स अप्लाइड बाय वुडन ब्लॉक, वो कितना होगा भाई? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये बुलेट -500 न्यूटन का लगा रही है तो वुडन ब्लॉक +500 न्यूटन का लगा देगा। यानी फोर्स का आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? प्लस का 500 न्यूटन निकल के आ जाएगा, प्लस का 500 न्यूटन निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्लियर है। चलें अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, तो कोई खास क्वेश्चन भी नहीं है, इजी इजी है, ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, आराम से कर लोगे, एक बार लेक्चर वगैरह देख लोगे, समझ लोगे, मतलब तो समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एन एस फुटबॉलर
कन्वर्टेड अ पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये वेलोसिटी दे रखी है पर पता नहीं है कौन सी दे रखी है, पर इतना देखो समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि कोई एक फुटबॉलर है जो एक पेनल्टी शूट मारा। अब पेनल्टी कैसे लगती है, बॉल ऐसे पड़ी रहेगी, उसके बाद एक भागता हुआ जाएगा और गोल मारेगा। तो यानी बॉल पहले किस पे रहती है, रेस्ट पे रहती है। तो इसका मतलब बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी यानी जो बची हुई v, तो वही ये होगी। तो यानी ये कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें ये किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अभी तक के लिए दिमाग में रख लो कि अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, मेरे हिसाब से इसको करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 6 जा 18 है ना, और 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 6 जा 18 बच गया, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 5 × 6 30। तो ये कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। द एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड वॉज 800 न्यूटन। ये एन इधर लिख दिया, एन यहां लगाओ यार, बच्चे समझेंगे कैसे। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 800 न्यूटन। यानी तुम्हें फोर्स दे दिया आगे से, बहुत बढ़िया, तुम्हें फोर्स दे दिया कितना, 800 न्यूटन का। द मास ऑफ द फुटबॉल वॉज 0.4। ठीक है, मास भी दे दिया तुम्हें, यानी मास भी दे दिया तुम्हें 0.4 kg। बहुत बढ़िया। तुम्हें निकालना क्या है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, यानी तुम्हें टाइम निकालना है बच्चों, टी निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे साफ साफ मुझे दिखने में आ रही है, पहली चीज तो मुझे ये दिखने में आ रही है कि ये एफ और एम, और इससे एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए। तो मुझे फोर्स तो साफ दिखने में आ गया, 800 न्यूटन है। ठीक है, एम मेरे को उधर 0.4 दे रखा था आई थिंक सो ना, तो एम था तुम्हारा 0.4 इनटू था तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। तो ये हो गया 800 इक्वल टू, इस पॉइंट को हटा दो यहां से, तो 4/10 आ जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इस 10 को उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, 8000 डिवाइड बाय ये 4 हो गया, इक्वल टू तुम्हारा एक्सेलरेशन। ये डिवाइड में चल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यानी 4 2 जा 8 0 0 0, तुम्हारी एक्सेलरेशन निकल के आ गई 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी एक्सेलरेशन 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ गई। क्या बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें निकालना है टाइम टी। तो अब तुम मुझे बताओ यहां पे गिवन क्या क्या था, तुम्हें u और v गिवन थे। तुमको u गिवन है 0 के बराबर, तुम्हें v गिवन है आई थिंक सो 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, तुम्हें a भी दे दिया जो कि कितना है, 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे हिसाब से यही चीज गिवन है, और कुछ थोड़ी दे रखा है, नहीं और कुछ भी नहीं है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें टाइम निकालना है। तो एक काम करो, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होती है। ठीक है, तो v कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है, u कितना 0 प्लस a तो तुम्हें दे रखा है कितना, 2000 इंटू ये दे दिया तुम्हें t। ठीक है, तो ये 30 इक्वल टू, अगर 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही चीज आएगी, यानी ये 2000 t के बराबर आ जाएगा। तो तुम्हारा t किसके बराबर आ जाएगा, इस 2000 को नीचे डिवाइड में भेज दो, यानी 30 डिवाइड बाय 2000। ठीक है, एक जीरो काटो, एक जीरो काटो, यानी टाइम कितना आ गया बच्चों, टाइम आ गया 3 डिवाइड बाय 200 सेकेंड्स। बस ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया, बढ़िया चीज थी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है 14th नंबर का क्वेश्चन। आओ अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलो मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देख ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है, 2 किलो। लिखते चलो, मास 2 किलो, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी सेम वेलोसिटी, इसका मतलब u और v बराबर है किसके, 10 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनकाउंटर्स अ रफ पैच वेयर द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन। यानी ये जब इस वाले ये कंडीशन दे रखी है, तो ये एक रफ पैच पे जाते हैं जहां तुम्हें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है तुम्हें कितना भैया, तुम्हें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 7 न्यूटन का। ठीक है, चल एट द सेम टाइम
एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अपोजिंग दिस मोशन इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा अपन को, क्वेश्चन समझने का टाइम आ गया। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है भाई साहब 2 किलो, जिसका मास है मान लो 2 किलो। ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है कितने का, 7 न्यूटन का। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है। और ये ऑब्जेक्ट भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही ये होता है कि तुम्हारा नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अपोजिंग द मोशन। देखो मोशन इस तरफ हो रहा है तो उसके अपोजिट मोशन में एक और फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। अब जिस डायरेक्शन, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है, किसका? 3 न्यूटन का। ठीक है, opposing the motion is applied to the object. After entering the rough patch, how much distance does the object travel before coming to rest? यानी अब ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है ना, आफ्टर एंटरिंग द रफ मच हाउ मच डिस्टेंस, यानी तुमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, एस पूछ रहा है तुमसे, डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार पानी पी लूं 2 मिनट, फिर तुम्हें बताता हूं उसका। एक बार पानी पी लूं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना। हाँ, यहां पे अपन पहुंच गए थे। ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट था 2 किलो का, उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, और 3 न्यूटन का एक एडिशनल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना था, क्या बताना था, मैं कहा था, अपोजिंग द फोर्सेस अप्लाइड आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच हाउ मच डिस्टेंस, यानी तुम्हें एस बताना है, डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है, यानी रेस्ट पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आफ्टर कमिंग टू रेस्ट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को तुम रोक रहे हो, अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को रोक रहे हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तुमने कितनी कर दी, 0 के बराबर कर दी। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले उसका मतलब समझो। देखो ये एक बॉक्स था जिसका मास 2 किलो था, इसके ऊपर एक 7 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। क्या बात समझ में आ रही है? फिर हमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस पे एडिशनल यहां पे फोर्स कितना लग रहा है। देखो इस डायरेक्शन पे ये पूरा फोर्स 10 न्यूटन के बराबर लग रहा है। भाई सीधी सी बात है ना, यहां इस अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या क्लियर है ये चीज? तो अब मुझे एक बात बताओ यहां पे तुम्हें 10 न्यूटन दे दिया, तुम्हें मास भी दे रखा है, कितना है? तुम्हें मास भी दे रखा है, कितना? तुम्हें मास दे दिया बच्चों, कितना है? मास तुम्हें 2 किलो दे दिया। तो अब मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन कितना निकलेगा। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना निकलेगी। सबसे पहले मेरे को एक बात क्लियर करो, ये ऑब्जेक्ट 2 किलो का है और इस पे इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? तुम मुझे बताओ ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये तो नेगेटिव वाली डायरेक्शन हो गई ना। ठीक है, वो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है, यानी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मेरा। यानी जो मेरा फोर्स है वो एक्चुअल में 10 न्यूटन नहीं होके मैं उसको -10 न्यूटन भी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि फोर्स यार फ्रिक्शन का है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यानी जो फोर्स, देखो जो बॉक्स की मूवमेंट की डायरेक्शन है ना बच्चों, वो ये वाली है और इस पे फोर्स ये वाला लग रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा फोर्स है वो कितना है? -10 न्यूटन का दे रखा है। क्यों माइनस लिया मैंने? क्योंकि यार फोर्स उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा था। बोलो बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब देखो तुम्हें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = m × a के बराबर होता है। F = m × a के बराबर होता है। फोर्स तुम्हें पता चल गया कितना हो गया बच्चों, -10 न्यूटन के बराबर हो गया, इक्वल टू मास तुम्हें दिख गया 2 के बराबर, और एक्सेलरेशन तुम्हें पता नहीं था। तो एक काम करो, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड में भेज दो, यानी -10/2 = a। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी बच्चों? -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गई। यानी तुम्हारी एक्सेलरेशन -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गई। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यानी एक्सेलरेशन -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना एस है यहाँ पे,
मुझे निकालना s है, जिसपे मेरे को गिवन है कि मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 है और यहां पे एक वेलोसिटी और दे रखी थी कांस्टेंट। यानी अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी अब 0 हो गई तो इसके बाद जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले तो 10 थी, अब वापस कितनी 10 बन जाएगी। पहले इनिशियल और फाइनल दोनों 10 थी, पर ये कह रहा है ना कि अब जब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे आ जाएगा, तो जब रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल 0 बन जाएगी और इनिशियल क्या बन जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो यानी यहां मेरी इनिशियल कितनी बन गई यार, 10 मीटर पर सेकंड बन गई। कौन सा फॉर्मूला में डालू, कौन से फॉर्मूला में डालू, तुम्हारी मर्जी यार। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में डाल दो बोले, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के बराबर होता है, ये तुम्हें पता है। जिसके अंदर v की वैल्यू तुम्हें 0 दे दी, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितनी है तुम्हारी, -5 के बराबर है और डिस्टेंस s तो तुम्हें निकालना ही था। अब 0 माइनस 100 किसके बराबर आएगा यार, वो -100 के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू -5 कितना होता है, -10 के बराबर है, और इंटू डिस्प्लेसमेंट s। यहां से माइनस कट हो गया, यानी 10s किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। तो जो मेरा s है वो किसके बराबर, 100 डिवाइड बाय 10 यानी 10 मीटर के बराबर आ जाएगा। s मेरा 10 मीटर के बराबर आ जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन नहीं था, बस क्या दे रखा था, बस तुम्हें ये पहचानना था कि 7 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये टोटल 10 न्यूटन का। पर ऑब्जेक्ट मोशन इस तरफ करेगा बच्चों, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका साइन याद रखना, उसका साइन माइनस में रहेगा, उसका साइन माइनस में रहेगा। बस यही एक ट्रिक थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो of mass m1 with a net force f resulting in an acceleration of a। चलो ध्यान से देखो, एक ट्रैक्टर है जो एक हैरो को पुल कर रहा है, यानी ये हैरो को इस तरफ खींच रहा होगा। उसका मास दे रखा है तुम्हें m1 और विथ अ नेट फोर्स f, यानी नेट फोर्स f से खींच रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a1। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, हैरो की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैरो क्या होता है, वो नहीं होता कि हल जोतते हैं जिससे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, द सेम ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रॉली ऑफ मास m2। यानी ये कह रहा है कि देखो ये एक ट्रैक्टर पुल कर रही है, ये कर कौन रहा काम रहा है, ये ट्रैक्टर पुल कर रहा है। तो ये कह रहा है कि वही ट्रैक्टर तुम्हारा एक ट्रॉली को पुल करने वाला है, वही ट्रैक्टर तुम्हारा एक ट्रॉली को पुल कर रहा है। ठीक है, ट्रॉली को पुल कर रहा है, देखो लिखा हुआ है ना, द सेम ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रॉली ऑफ मास m2। यानी इस बार इस ट्रॉली का मास m2 है। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी, ट्रॉली की बात कर रहा हूं। उस ट्रॉली का मास m2 है विद अ फोर्स f, यानी इधर भी फोर्स कितना है, f ही है, सेम फोर्स से ही खींच रहा है, प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। ठीक है, ऊपर भी फोर्स f था, नीचे भी फोर्स f ही है, बट एक्सेलरेशन a2 है। इफ ट्रैक चलो एक बार बाद में देख लेते हैं, पहले तो तुम्हें ये बता देता हूं। देखो यहां फोर्स f है और इधर m1 और a1 है, तो जरा मुझे बताना यहां फोर्स का फॉर्मूला f इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, m1 इंटू a1। क्लियर, और यहां पे भी f किसके बराबर हो जाएगा, m2 इंटू a2। क्या बात क्लियर है, दोनों में फोर्स सेम है, क्लियर है। चल आगे देखते हैं, कहा था इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली विथ द हैरो प्लेस्ड ऑन इट। यानी अब ये कह रहा है कि पहले तो इंडिविजुअल पुल कर रहा था ट्रैक्टर मेरा, ठीक है, अब कह रहा है कि अगर मैं दोनों को एक साथ पुल करूं, यानी अगर मैं दोनों को एक साथ, यानी एक जगह तो तुम्हारा वो ले रखे क्या था, हैरो, और एक जगह था तुम्हारा ट्रॉली, दोनों को एक साथ वो मान लो फोर्स लगा के खींच रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था, किधर गया यार। इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली विद द हैमर प्लेस्ड ऑन इट विद द सेम फोर्स एफ। यानी क्या, जिस फोर्स से खींच रहा है वो फोर्स भी एफ है, वो फोर्स यानी तीनों को एफ 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 फोर्स से खींच रहा है। पहले हैरो को खींचा था एफ फोर्स से, फिर एक बार ट्रॉली को खींचा एफ फोर्स से, अब दोनों को कंबाइन करके भी एफ फोर्स से ही खींच रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। Then obtain an expression for the resulting acceleration in the terms of a1 and a2, ignore the friction। यानी तुम्हें इसका एक्सेलरेशन अब निकालना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे समझो। देखो पहले मुझे ये बताओ
कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो दो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। याद करो लास्ट वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया था वन शॉट के कि जब दो बॉडी कंबाइन हो जाएगी तो उस पे फोर्स कैसे लगेगा, F इक्वल टू इन दोनों का मास तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। यानी एक का मास तो m1 है, देखो यहां पे मैंने लिख रखा है ना, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ठीक है, तो एक हैरो का मास m1 है प्लस इसका मास m2, इनको कंबाइन बॉडी की तरह ट्रीट करो तुम। मान लो ये एक ही है तो m1 प्लस m2 करना पड़ेगा, इनटू क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन आएगा, इनटू क्या आएगा मेरा एक्सेलरेशन आएगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब ध्यान से देखो, चलो तुम्हें पहले ये गिवन था, तुम्हें ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर, देखो यहां पे देखो, यहां F m1 a1 के बराबर है और यहां पे F m2 a2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि F बराबर m1 अपॉन m1 a1 और F बराबर m2 a2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ये तो चीज क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब आ जाओ वापस इस पार्ट पे। अगर मेरे को अब निकालना मेरे को बेटा एक्सेलरेशन ही है, तो ये जो m1 प्लस m2 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा का पूरा चला जाएगा किस पे, डिवाइड में। तो ये जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। बोल इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ये चीज क्लियर हो गई। चले आगे, चलो ठीक, आगे चलते हैं। देख अब एक काम करते हैं, अब तुम एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, यहां पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें एक बार के लिए, क्या इन दोनों को डिवाइड कर लें। चलो ठीक है, कि जैसा तुम्हारा मन है वैसा करो। देखो एक काम करो, ये जो दो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, यानी f को डिवाइड करो f से, f बाय f इक्वल टू m1 अपॉन a1, m1 a1 सॉरी, डिवाइड बाय m2 a2। ये चीज क्लियर हो, f और f आपस में कट गए तो क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। f और f आपस में कट के 1 बना देंगे, इक्वल टू m1 a1 अपॉन में m2 a2। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। 1 इक्वल टू m1 a1 अपॉन m2 a2। ठीक है, इस m2 a2 को इधर भेज दो, तो यानी तुम्हारा m2 a2 किसके बराबर आ गया, m1 a1। ये तो बात तुम्हें वैसे ही क्लियर थी, ये तो बात तुम्हें वैसे ही क्लियर थी। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब वापस इस पे आ जाओ, अब वापस इस पे आ जाओ। यहां पे a इक्वल टू एफ m1 प्लस m2 दे रखा था, अब f जो है ना यहां पे दे रखा है उसको किसी के भी बराबर डाल दो। यहां पे f मेरा m1 a1 भी है और f मेरा m2 a2 भी है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो डाल दो। मेरी मर्जी m1 की कर रही तो मैं वो डाल देता हूं, तो a इक्वल टू f की जगह मैंने डाल दिया m1 a1, f की जगह डाल दिया m1 a1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बोल इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, यानी a का मतलब क्या हो गया, m1 a1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज कर लेता हूं, यानी a मेरा आ गया यहाँ पे m1 a1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तो क्लियर है। और यहां पे एक कंडीशन और थी कि हमने m1 a1, देखो ये वाला इक्वेशन, m1 a1 को m2 a2 के बराबर रख दिया, हमने m1 a1 को m2 a2 के बराबर कर दिया था, ये बात तो तुम्हें पता थी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं ऊपर वाले में से m1 को कॉमन निकाल देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, बहुत काम का क्वेश्चन है ये। मैं m1 यहां पे कॉमन निकाल देता हूं, तो इधर बच गया a1 बच गया। ठीक है, डिवाइड बाय, अब इन दोनों में से भी मैं m1 को कॉमन निकालने बैठा हूं, तो अब m1 कैसे कॉमन निकलेगा जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे m1 कॉमन निकालूंगा तो इसका तो m1 बाहर आ गया, तो यानी ये तो हो गया तुम्हारा 1। ठीक है, यहां से m1 कॉमन निकाल दिया तो ये 1 बच गया, प्लस अब m2 में से m1 कॉमन निकालना है। अब कैसे करोगे इसको जरा ध्यान से देखो। जब भी m1 कॉमन निकालना पड़े तो तुम कर दो m2 बाय m1। अब तुम बोलोगे कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो जरा ध्यान से देखो, इसको तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मैं इस m1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे कितना देगा, m1 देगा, प्लस लगाओ। जब मैं इस m1 को इससे मल्टीप्लाई करूं, यानी मैं m1 को, देखो m1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, m2 बाय m1 से, m2 बाय m1 से, तो ये सीधी सी बात, ये दोनों ऐसे कट रहे हैं और प्लस केवल ऊपर का m2 बच रहा है, देखो यही बन रहा है, यही बन रहा है। तो यहां पे मैंने m1 बस कॉमन निकाल दिया और ये एक एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया। ठीक है,
क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें कॉमन निकालने में दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना होता है, कॉमन निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर तुमको मान लो इसमें से कॉमन निकालना, जैसे मान लो मेरे को m1 ही कॉमन निकालना है, तो मैंने m1 निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, इस m1 को, ये वाला जो बचा है ना अंदर m1, इस m1 को डिवाइड कर दो जो तुम कॉमन निकाल रहे हो। अब कॉमन मैं निकाल रहा हूं m1, तो m1 को जब m1 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा प्लस। अब ये है m2, m2 में से तुम क्या कॉमन निकाल रहे हो, m1 निकाल रहे हो, तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय m1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 प्लस m2 बाय m1 लिख दिया था। बस बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये चीज क्लियर हो रही है? चल, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतना चीज क्लियर। चल आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक, अब ये m1 और ये m1 ऊपर नीचे कट रहे हैं, तो ये m1 को काटो और ये m1 को काटो, तो अब तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, a बराबर, a क्या है, जो फाइनल एक्सेलरेशन है, a तो ये है तुम्हारा फाइनल एक्सेलरेशन, ये रहा a, फाइनल एक्सेलरेशन है a तुम्हारा, फाइनल एक्सेलरेशन, यानी जब ट्रॉली और हैरो को दोनों को मिला रखा है तब a एक्सेलरेशन हो रहा है और फोर्स f है, ठीक है। चलो, तो a इक्वल टू m1 काट दिया, a1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 आ गया। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही? ठीक, क्लियर। अब आ जाओ वापस इस एक्सप्रेशन में। अब यहां पे तुम्हें पता है m1 a1 m2 a2 के बराबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, ये जो मल्टीप्लाई m1 हो रहा है इसको इधर डिवाइड में भेज देता हूं, तो यहां मेरा a1 बराबर आ जाएगा किसके, ये m2 a2 तो था ही, ये बस m1 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो a2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इसको उधर डिवाइड में भेज दिया, तो ये a2 को उधर डिवाइड में भेजोगे तो ये बन जाएगा a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये m2 बाय a1 की वैल्यू a1 बाय a2 के बराबर रख दी, यानी देखो यहाँ पे m2 बाय a1 था, उसको मैंने इधर a1 बाय a2 के बराबर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हुआ है ये, ठीक है। तो नॉर्मल लिखो, a इक्वल टू a1 अपॉन 1 प्लस m2 बाय a1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a1 बाय a2 लिख सकता हूं। क्या बात क्लियर है? a1 बाय a2 लिख सकता हूं। बोलो बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। a इक्वल टू a1 डिवाइड बाय, ठीक है। अब ये देखो नीचे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे, a2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे तो a2 आ गया, ऊपर 1 को a2 से मल्टीप्लाई करो तो a2 प्लस a1। समझ आ रहा है? a2 प्लस a1, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, देखो इसको कैसे डिवाइड करोगे, a1 बाय 1 इंटू a2 बाय a1 प्लस a2। कुछ नहीं किया भाई, डिवाइड करने की ट्रिक ही है ये, कुछ नहीं है। देखो देखो कैसे डिवाइड कर रहे हो, ये ऊपर था तुम्हारा a1, इसको तुम डिवाइड कर रहे हो किससे, a1 प्लस a2 डिवाइड बाय a2 से, यही है। तो अब डिवाइड कैसे होता है, ये a1 ये डिवाइड की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई, और ये साइन जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ये a2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा a1 प्लस a2। तो तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, a1 और a2 को मल्टीप्लाई कर दो, a1 और a2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो बन गया a1 इंटू a2, डिवाइड में क्या था तुम्हारे, डिवाइड में क्या था तुम्हारे, a1 प्लस a2 डिनोमिनेटर में था, यानी a1 प्लस a2 डिनोमिनेटर में था, और ये तुम्हारा फाइनल एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। हमें यही निकालना था क्वेश्चन के, क्वेश्चन ही यही था कि तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। देखो तुम्हें क्या निकालना है, देखो तुम्हें रिजल्टिंग यानी फाइनल एक्सेलरेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2। तो a1 और a2 के टर्म्स में ही आंसर आना चाहिए था, तो वो मैंने लेके आ गया a1 और a2 के टर्म्स में आंसर ये था। क्या बात क्लियर है? एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखना भाई, ऐसे क्लियर नहीं हो गई। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसके अच्छे खासे चांस है, ठीक है। चले आगे, चलो देखो एक दो बार देखोगे वीडियो को तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं एक एक बार में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे लास्ट क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का। देखो, व्हेन द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द मैग्नेटिक कंपस, ठीक है। देखो ये होता है मैग्नेटिक कंपस, जैसे दिख रखा है ना, ये मैग्नेटिक कंपस है। अब ये कह रहा है व्हेन द पोल ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कुछ इस टाइप का होता है, ये होता है बार मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, और कंपस होता है इस शेप का। तो ये कह रहा है व्हेन द पोल ऑफ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज to the magnetic compass, the bar magnet and the compass needle exert a magnetic force on each other, यानी इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, as per the Newton third law of motion, both the forces are equal in magnitude and opposite in direction, यानी ये बार मैग्नेट इस कंपस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, मान लो F1, तो उसी तरीके से ये कंपस भी इस बार मैग्नेट पे एक F2 फोर्स लगा रहा होगा, जो कि इक्वल होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाउएवर द कंपस नीडल मूव्स वेयर एज द बार मैग्नेट डज नॉट मूव। क्यों भाई? तुम्हें पता है
क्यों मूव नहीं कर रहा है? देखो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये वाला जो बार मैग्नेट है इसके ऊपर मान लो एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मान लो F1 फोर्स है, और ये जो कंपास है ये भी इस बार मैग्नेट पे मान लो F2 फोर्स लगा रही है। तो हम बोलते हैं कि जो F1 और F2 है दोनों बराबर है। पर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो कंपास है ये तो मूव कर जाता है, पर ये क्यों नहीं मूव करता? अरे भाई इसलिए मूव, अब ये तो वही बात हो गई ना, जैसे मान लो कि तुम्हें एग्जांपल दिया था मैंने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, यहां पे मान लो कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं और ये तुम्हारा अर्थ है। अब ये फ्रूट जब नीचे गिर रहा होता है तो ये फ्रूट इस अर्थ, ये जो फ्लोर है तुम्हारा, उस पे एक फोर्स लगाएगा, ये फ्रूट तुम्हारा इस अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा F1। उसी तरीके से फ्लोर भी अर्थ तुम्हारा फ्रूट पे एक फोर्स लगाएगा F2। दोनों फोर्स बराबर होंगे, पर होता क्या है, जो तुम्हारा फ्रूट होता है वो तो नीचे गिर के आ जाता है, उसके ऊपर तो एक्सेलरेशन दिख जाता है, पर फ्लोर, जमीन थोड़ी ऊपर उठ के चल जाएगी फ्लोर के ऊपर। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि भाई फ्लोर का मास ज्यादा होता है भाई, इसलिए नहीं जा पाती। ठीक है, तो एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, इसको तुम पता है एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, यहां पे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है मान लो 100 न्यूटन का, यानी ये ऑब्जेक्ट इस पे 100 न्यूटन का लगा रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। समझ लो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे आपस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। पर मैं ये बोलता हूं कि इस वाले का जो मास है ना वो है मान लो 100 ग्राम, 100 किलोग्राम, और इस वाले का मास मान लो कितना है, तो मान लो 1 किलोग्राम। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसका मास 1 है, इसका मास 100 है। तो जरा मुझे बताओ, यहां पे F इक्वल टू एम ए तो लगेगा ही, तो यहां पे फोर्स कितना है, यहां पे फोर्स है तुम्हारा 100, इक्वल टू मास कितना है, यहां पे बच्चों 1 है, और एक्सेलरेशन है a। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है a इंटू 1 a हो गया, यानी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 100 के बराबर आ गई। और जरा उसके अंदर देखना, उसके अंदर करोगे तो F इक्वल टू एम ए यहां पे भी लगेगा, यहां पे भी फोर्स तुम्हारा 100 ही है बच्चों, पर मास यहां पे 100 हो गया इनटू एक्सेलरेशन। तो 100 को अगर डिवाइड में भेजोगे तो 100 बाय 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन यहां पे कितनी है, 1 है। देखो दोनों आपस में 100 का फोर्स लगा रहे हैं, पर एक पे एक्सेलरेशन 100 है और एक पे एक्सेलरेशन 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। ऐसा कैसे बोला मैंने? F इक्वल टू एम इंटू ए, इस m को डिवाइड में भेज दोगे तो F बाय एम इक्वल टू ए होगा। अगर मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, अगर मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो एक बात मुझे बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो कंपास है, ये वाला है, इस कंपास का मास कम है बच्चों, और इस बार का मास सीधी सी बात है ज्यादा होगा। अगर इस कंपास का मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। और क्या होता है, A इक्वल टू एफ बाय एम, A इक्वल टू एफ बाय एम। इसका मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ठीक है। उसी तरीके से इसका मास ज्यादा तो इस वाले बार मैग्नेट पे इसका मास ज्यादा तो इस वाले बार मैग्नेट की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो एक्सप्लेन करने को अगर वो तुमसे बोलेगा, तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो इसको ऐसे एक्सप्लेन करना, ध्यान से देखो, द मास ऑफ बार मैग्नेट इज मोर, bar magnet is larger than compass, so the acceleration of bar magnet will be less by formula A equal to F by M। ठीक है, acceleration will be more in compass due to its high mass, due to its high mass। A इक्वल टू एफ बाई एम से निकाल दे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहां तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए।
जो तुम्हारे को मैंने वन शॉट कराया उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के पॉज एंड पॉन्डर प्लस जितनी भी रिफ्रेशर है मार्केट के अंदर उसके भी क्वेश्चंस करा दिए। तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, तुमने एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन भी कर लिए और तुमने रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब तुम्हारा चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। तो मेरी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गए। अगर तुम्हें और कोई लेक्चर का वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताओ, मैं उसका वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखो अपना, अपने दोस्तों को जरूर बोलना लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को, तभी मुझे मोटिवेशन आएगा अलग अलग वीडियो डालने का। तुम्हें और किसका वीडियो चाहिए वो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, बाय बाय टाटा, ध्यान रखो।